द पेंगुइन के एपिसोड 7 के फ्लैशबैक में हमें जैक और बेनी कॉब की मौत के कारण के बारे में पता चलता है। दरअसल ऑज को अपनी माँ फ्रांसिस की पूरी अटेंशन चाहिए थी और वो नहीं चाहता था कि उसका ध्यान उसके भाइयों और काम में बटा रहे। जब जैक और बेनी ने नाली में लुका छुपी खेलते वक्त ऑज का मजाक उड़ाया था तो ऑज ने उन्हें ओवरफ्लो टनल में लॉक कर दिया और बारिश के पानी में डूबने दिया। फ्रांसिस और ऑज दोनों को सच का पता था, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की। जब सोफिया को फ्रांसिस और ऑज के रिश्ते की इस पहलू का पता चला तो उसने ऑज को इमोशनली तोड़ने के लिए इस सच का फायदा उठाना चाहा। सैल्वाटोर मरोनी ने ऑज को किडनैप किया और उसके ब्लिस बिजनेस पर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन एक कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई और ये ऑज के लिए जीत जैसे था। लेकिन जल्द ही सोफिया ने एक बॉम्ब से भरी गाड़ी ऑज के हेडक्वार्टर्स भेजी और डिटेक्टिव मार्कस वाइज के साथ मिलकर ऑज को किडनैप करवा लिया ताकि उसे सजा दे सके। क्या सोफिया का प्लान सक्सेसफुल रहा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। एपिसोड 8 एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होता है जो डॉक्टर जूलियट रश के हिप्नोसिस थेरेपी के जरिए दिखाया जाता है और हम फ्रांसिस और रेक्स कैलाब्रेस के बीच एक भयानक डिस्कशन सुनते हैं। जैक और बेनी की मौत के बाद रेक्स कॉब फैमिली से मिलने आता है ताकि फ्रांसिस का हालचाल पूछ सके, क्योंकि वो उसके लिए बहुत टाइम से काम करती आ रही थी। फ्रांसिस रेक्स को बताती है कि वो ये सच बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ऑज ने उसके बाकी दो बच्चों को मार डाला है और उसने कभी अपनी माँ को सच नहीं बताया। रेक्स उसके सामने दो ऑप्शंस रखता है, या तो वो ऑज को जिंदा रख के एक गैंगस्टर बनने दे या वो ऑज को ले जाए और उसका खात्मा कर दे। फ्रांसिस पहले ये सोच रही थी कि वो ऑज को मारने का ऑप्शन चुनेगी, इसलिए वो उसे एक आखिरी बार मुनरोज डांस को ले जाती है और फिर रेक्स के हवाले करने का प्लान बनाती है। लेकिन जब ऑज उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे वो सब कुछ देगा जो वो चाहती है, इंक्लूडिंग एक अपना पेंट हाउस और इस पूरे शहर का व्यू, तो फ्रांसिस अपना डिसीजन बदल देती है और ऑज को जिंदा रहने देती है। और आगे की कहानी सबको पता है। फ्लैशबैक के बाद हमें गैंग्स के रिएक्शंस दिखाए जाते हैं जो ऑज को क्राउन पॉइंट के ब्लास्ट में मरा हुआ मान लेते हैं और अपने एग्रीमेंट को तोड़ देते हैं। ये देखकर विक गुस्से में आता है और गैंग लीडर्स को कायर और धोखेबाज कहकर डांटता है, लेकिन लिंक विक को चुप रहने को कहता है। वापस फ्रांसिस, सोफिया, रश और ऑज पर सीरीज का फोकस शिफ्ट होता है जो पुराने मुनरोज की एक टूटे फूटे बिल्डिंग में है, जहां सोफिया ऑज को मजबूर कर रही है कि वो फ्रांसिस के सामने ये कबूल करे कि उसने ही जैक और बेनी को मारा था। जब ये ट्रिक काम नहीं करती और ऑज सच बोलने से इनकार कर देता है, सोफिया बताती है कि फ्रांसिस कभी चाहती थी कि रेक्स, जिसे ऑज एक तरह से पूजा करता था, उसे मार दे और ये इंफॉर्मेशन रश ने फ्रांसिस से हिप्नोसिस थेरेपी के जरिए निकाला था। फिर भी फ्रांसिस और ऑज एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होते और ये चीज सोफिया को और भी इरिटेट कर देती है। सोफिया रश को ऑर्डर देती है कि वो फ्रांसिस की एक उंगली काट दे अगर ऑज उन्हें सच नहीं बोलता, क्योंकि ऑज ने अल्बर्टो फैल्कोन के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि फ्रांसिस खुद ही गुस्से में ऑज को कन्फेस करने को बोलती है कि उसने जैक और बेनी को मारा था, लेकिन ऑज अपने झूठ के साथ कमिटेड था। इसलिए जब उसकी अपनी माँ भी उसे सच बताने के लिए बोलती है तो भी उसका रिजॉल्व नहीं हिलता, बल्कि वो फ्रांसिस को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसका डिमेंशिया उसकी यादों को धुंधला बना रहा है। फ्रांसिस फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वो वही करती है जो कभी रेक्स को करने दिया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। वो ऑज को पेट में चाकू मार देती है। इस पूरे स्ट्रगल में फ्रांसिस को स्ट्रोक आ जाता है और वो गिर जाती है अपने बाकी दो बच्चों का विजन देखते हुए। ऑज इसे एक मौका बना के खुद को छुड़ा के अपनी माँ को उठा के बिल्डिंग से भाग निकलता है और रास्ते में जो भी उसके सामने आता है वो उस पर गोली चला देता है और आखिर में एक गाड़ी लेकर फ्रांसिस को हॉस्पिटल लेके जाता है। फ्रांसिस को डॉक्टर्स के हवाले करने के बाद ऑज एक फोन चुराकर विक को हॉस्पिटल बुलाता है। जब विक आता है और ऑज के पेट में लगी चोट का कारण पूछता है तो ऑज फिर से झूठ बोलता है और कहता है कि सोफिया ने उसे चाकू मारा है। शायद ऑज विक को सोफिया के अगेंस्ट भड़काना चाहता था, या शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसकी अपनी माँ ने ही उसकी पेट पे चाकू चला दी थी। लेकिन अभी मॉमी इश्यूज को सॉल्व करने का वक्त नहीं था, इसलिए ऑज ये सब साइड में रखता है और गौथम के स्ट्रीट लेवल गैंग्स के साथ अपने संबंधों को ठीक करने पर फोकस करता है। गैंग्स की बात करें तो उन्होंने फैल्कोन / जिगांटे स्टेट में सोफिया के साथ एक मीटिंग अरेंज की थी जो उन्हें गौथम का कंट्रोल ऑफर कर रही थी अगर वो ऑज को उसके पास ले आते हैं तो। सोफिया वैसे भी गौथम छोड़ने का प्लान कर रही थी और वो अपने बिजनेसेस और टेरिटरीज को एक गिफ्ट की तरह उन्हें देना चाहती थी जो उसके सबसे बड़े दुश्मन को उसके सामने ले आ सके। लिंक ने इस डील को क्वेश्चन किया जो विक का सस्पेशन कंफर्म करता है कि लिंक अब भी ऑज पर विश्वास करता है। खैर, अगर गैंग के सब हेड डिसाइड कर रहे थे तो यंगस्टर
कुछ भी नहीं कर सकते थे। लिंक ने फिर विक्टर को फोन किया और आपस में एक प्लान बनाया। इसके बाद ऑज कोर्ट हाउस गया काउंसिलमैन हेडी से मिलने, जिसे ऑज ने पहले ही क्राउन पॉइंट के लाइट्स को रिपेयर करने के लिए धमकाया था ताकि वो सोफिया के अगेंस्ट एक्शन ले। ऑज ने कहा कि ब्लास्ट वाला एरिया सल्वाटोर मरोनी का ड्रग लैब था और ब्लिस बिजनेस उसी का काम था, और उसने अल्बर्टो फैल्कोन की मौत का ब्लेम भी सैल पर ही डाला। उसने ये भी कहा कि सोफिया ने ताज और नादिया मरोनी को मार दिया था और फिर मरोनी के हेडक्वार्टर्स को बम से उड़ा भी दिया। हेडी को इस इंफॉर्मेशन पर शक था, लेकिन अगर उसके पास वक्त होता तो शायद वो ऑज की कहानी की इन्वॉल्वमेंट को पहचान लेता। ऑज को ये पता था, इसलिए उसने हेडी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहा कि सोफिया के पागलपन को वे रोक दे ताकि वो बेलाडेल, जो अब गॉथम की मेयर है, उसकी क्लोज हो सके। हेडी ने ऑज की बात मान ली, लेकिन वार्निंग भी दी कि अगर वो करप्शन से दूर और पॉलिटिक्स में रहना चाहता है तो उसे और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लगना पड़ेगा। कोर्ट से निकलते वक्त ऑज रेल को देखकर थोड़ी सोफिस्टिकेशन ट्राई करने का डिसाइड करता है, लेकिन लिंक उसके रास्ते में आता है। लिंक शायद जाओ के कहने पर ऑज को पकड़ने आया था ताकि सोफिया उसको गॉथम का किंग बनने में मदद कर सके। सोफिया इस खबर से बहुत खुश थी। उसने फैल्कॉन एस्टेट को आग लगा दी और एयरपोर्ट की तरफ चली गई ऑज का सामना करने और उसे मारने के लिए, लेकिन सोफिया के प्लान्स उसके मुताबिक नहीं चले, क्योंकि ऑज ने उन यंग गैंगस्टर जैसे लिंक को कन्विंस कर लिया था कि वो अपने पुराने बॉसेस के अगेंस्ट जाए और गॉथम के नए लीडर्स बने, पेंगुइन के मेटाफोरिकल छतरी के नीचे काम करते हुए। अब पुराने साम्राज्य को हटाने के बाद और नए लोगों को अपना साथी बनाने के बाद ऑज को बिजनेस के साइड की कोई चिंता नहीं रही, इसलिए उसने सोफिया को अपनी गाड़ी में एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने का फैसला किया। एपिसोड 8 के अंत में ऑज ने सोफिया को मारने के बजाय उसे पुलिस के हवाले कर दिया ताकि हेडी सोफिया के साम्राज्य को खत्म करने का क्रेडिट ले सके, जिसने क्राउन पॉइंट में धमाके किए थे। उसके बाद ऑज हॉस्पिटल पहुंचता है ताकि फ्रांसिस के साथ ये खुशी शेयर कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रांसिस स्ट्रोक के बाद से एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। इस सिचुएशन में भी ऑज बार बार कहता रहा कि उसने सब कुछ जीत लिया है और अब वो फ्रांसिस को वो सब दे सकता है जो वो चाहती थी। ऑज ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि जैक और बेनी की मौत में उसका हाथ था और यही एक सही विलन की पहचान है, लेकिन हाँ, उसने विक के साथ बात करते वक्त जैक और बेनी के जिंदगी जीने के सपने पर जरूर बात की, लेकिन उसने कभी ये डायरेक्टली नहीं कहा कि वही उनके ना होने की वजह था। वैसे अपने शैतानी फितरत को हमें और एक्सप्लिसिटली दिखाने के लिए ऑज ने विक को गुस्से में मार दिया। ऑज का मानना था कि उसके आसपास के लोगों के लिए प्यार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर फ्रांसिस नहीं होती या ऑज को उससे इतना प्यार नहीं होता तो सोफिया या गॉथम का कोई भी और क्रिमिनल उसे थोड़ी देर के लिए भी गिराने में सक्सेसफुल नहीं होता। ऑज सच में विक को पसंद करता था और उसने उसका शुक्रिया भी अदा किया जो उसने ऑज के लिए किया था उन सभी चीजों के लिए, लेकिन वो समझता था कि अगर किसी ने विक को नुकसान पहुंचाया या विक ने ऑज को धोखा दिया तो वो पूरी तरह से बिखर जाएगा और उसके गॉथम का किंग बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए उसने अपनी कमजोरी को निकाल फेंकना ही बेहतर समझा। मेरा मानना है कि ये सीन उन फैंस को नाराज करेगा जो ऑज को पसंद करने लगे थे और विक को भी काफी प्यार करते थे, लेकिन ये क्लियरली दिखाता है कि द बैटमैन का वर्ल्ड कितना डार्क है और ऑजकॉर्प एक असली विलन है। क्रेडिट्स की क्लोज होते वक्त हमें रश सोफिया को सेलेना काइल का एक चिट्ठी डिलीवर करते हुए दिखता है जो उससे मिलना चाहती थी, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स में वो उसकी सौतेली या आधी बहन थी। सीजन 1 के एंड में ऑज अपने कॉमिक एक्यूरेट अटायर में एक पुरानी और टूटी फूटी बिल्डिंग लकरोन में घुसता है, जिसमें से सिर्फ लकरोन के लेटर से नियॉन साइन में जल रहे हैं। ये फ्रेंच फ्रीज द क्राउन का ट्रांसलेशन है जो मेटाफोरिकली ये बताता है कि ऑज ने अपनी माँ के सर पर जैसे मानो एक ताज रख दिया है, चाहे वो प्रैक्टिकली मर ही क्यों ना गई हो। ऑज अपने नए पेंट हाउस में घुसता है जो अब फ्रांसिस का नया घर है। ऑज ने वो प्रॉमिस पूरा किया जो उसने बचपन में अपनी माँ से किया था और उसे गॉथम स्काईलाइन का सबसे अच्छा व्यू दे दिया। अनफॉर्चुनेटली फ्रांसिस की अपनी हालत और ऑज के साथ उसके संपर्क के चलते वो सच में इस व्यू का आनंद नहीं ले सकती, बस अपनी आंख से आंसू गिरा सकती है। कहते हैं ना, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। ऑज बॉलरूम में अपने मॉमी शूज को भुलाने के लिए ईव के साथ डांस करता है, जो वही ड्रेस पहने हैं जो फ्रांसिस ने तब पहना था जब वो बच्चे ऑज को मोनरोज ले गई थी। ऐसा लगता है कि ऑज का फ्रांसिस के प्रति प्यार और अटेंशन के लिए ऑब्सेशन उसकी माँ के हाफ डेड स्टेट के साथ खत्म नहीं हुई होगी। अब वो ईव को उस रोल में फिट करना चाहता है और खुद को प्यार और कॉन्फिडेंस से भरना चाहता है ताकि वो अपने आगे के गोल्स को भी अचीव कर सके।
शोरनर्स ऑज के ट्रांसफॉर्मेशन को चाइल्डहुड ट्रॉमा और सोसाइटी के हेट्रेड के साथ एसोसिएट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब तक ऑज की माँ या भाई उससे नफरत नहीं करते थे तब तक ये वैलिड नहीं होता। फ्रांसिस ने अपने बेटों को खोने के बाद भी ऑज को माफ किया था। हाँ, उसने एम्बिशियस होने की वजह से ये सब काम किया था, लेकिन वो ऑज की सबसे बड़ी सपोर्टर भी थी जब तक उसको वाकई समझ नहीं आया कि ऑज चीज क्या है। ऑज के विलन बनने का असली रीजन डिनायल था। उसने अपनी माँ से झूठ बोला, उसने दुनिया से झूठ बोला, सबसे इंपॉर्टेंट उसने खुद से झूठ बोला। उसने इस झूठ को इतना बड़ा बना दिया था कि वो अब इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता था, और इस वजह से वो एक पागलपंती से भरा इंसान बन गया, जो शो के एंड में हमें दिखाया गया। जब कैमरा ऑज के नए अड्डे से बाहर निकलता है, हमें बैट सिग्नल रात के आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता है। इससे फोरशैडो होता है कि ऑज का गॉथम के किंग बनने का सफर बैटमैन के हाथ एक दिन जरूर खत्म होगा। क्योंकि द पेंगुइन एक मिनी सीरीज थी, तो सेकंड सीजन के बारे में स्पेकुलेट करने का कोई फायदा नहीं है। तो लगता है हमें ऑज के एक्शंस के रिपरकशंस द बैटमैन पार्ट 2 में ही देखने को मिलेंगे, जो शायद अक्टूबर 2026 को रिलीज होने वाली है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द पेंगुइन के 8वें या आखिरी एपिसोड देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड आई विल बी बैक।